डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं पीयूष कुमार त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल SCS-EDU पॉइंट पर। तो आइए हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो चुका है, इसलिए मैं जल्दी से क्लास को शुरू कर लेता हूं। आप लोग को पता ही होगा कि इसमें हम लोग 2020 अनसॉल्व पेपर का सेट नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं। याद रखिएगा, सेट नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण सवालों को मैं आपको हल कराता हूँ। इसमें से कुछ सवाल, कुछ क्या लगभग सवाल आप कहेंगे कि रिपीटेड ही हैं। ये बात को आप ध्यान में रखिएगा, बस थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये मैं सारे सवाल आपको 2019 में हल करवा चुका हूँ। तो आइए ज़रा आज की क्लास का आपका सबसे पहला सवाल आपके सामने दिख रहा है, देखिएगा ध्यान से आप। कह रहा है कि सिल्वर नाइट्रेट के किसी विलयन में 10 ग्राम सिल्वर प्राप्त करना है। मतलब जो आपका मान दिया गया है वो दिया गया है 10 ग्राम, ठीक है। किसकी मात्रा है? सिल्वर की जो मात्रा है, सिल्वर की जो मात्रा है वो आपको 10 ग्राम दी गई है, ठीक है ना। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो सिल्वर की मात्रा बराबर W बराबर 10 ग्राम आपको दे दिया गया है, आप इसको लिखिएगा। और फिर आपको एम्पियर, कितने एम्पियर की धारा दी गई है? तो धारा I बराबर दिया गया है 1.24 एम्पियर, ठीक। उसके बाद कितना समय लगेगा, समय पूछ रहा है आपसे। तो समय T बराबर आपसे पूछा है। तो विलयन में आपको धारा प्रवाहित करनी है, इसका मतलब आपको पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे विद्युत अपघटनी सेल है। ये कैसा सेल है आपका? विद्युत अपघटनी सेल। जबकि आपको पता चल जाए, जब भी आपको सवाल में पता लग जाए धारा प्रवाहित की जा रही है, तो तुरंत आप समझ जाइएगा विद्युत अपघटनी सेल है। और भैया फैराडे का नियम लगने वाला है। कौन सा नियम लगने वाला है? फैराडे का नियम। आप पिछली क्लास में जाइए, कल या परसों की ही क्लास है, उसमें आपको देखने को मिल जाएगा फैराडे के दोनों नियम मैंने विस्तारपूर्वक आपको समझाए हुए हैं, और वो पेपर में पूछा गया। ये आपको मैं 2020 का सेट नंबर 2 सॉल्व करा रहा हूँ, याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि अपने मन से लेके आया हूँ। आप उठाइए 2020 का सेट नंबर 2 और आप खुद उसमें चेक कर लीजिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। ये बात को ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए, उसके बाद आपको कह रहा है सिल्वर का परमाणु भार। तो आपको फैराडे का जब प्रथम नियम देखना है, तो फैराडे के प्रथम नियम का जो फॉर्मूला होता है, जरा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फैराडे के प्रथम नियम से EIT बटे 96,500 मैंने आपको लिख के दिखाया था वहाँ पे, ठीक है। तो W आपको ज्ञात है, I आपको सवाल में दिया गया है, T आपसे पूछ रहा है, ये जो E है वो चाहिए आपको। तो पहली बात तो आप Ag देखिए, Ag का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान मतलब उसका परमाणु भार हो सकता है, अणु भार हो सकता है, आयन भार हो सकता है, अर्थात सूत्र भार भी हो सकता है, ठीक है ना। तो परमाणु भार दिया गया है आपको 108। लेकिन आपने देखा कि आपको सिल्वर नाइट्रेट का विलयन मिला था। तो जब भी आप सिल्वर नाइट्रेट के विलयन की बात करते हैं, तो इसमें आपको मिलता है Ag प्लस आयन और NO3 पे माइनस आयन। और जब भी आप फैराडे के नियम की चर्चा करेंगे, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि फैराडे के नियम की जब भी आप चर्चा करेंगे, तो उसमें आपको आयन का तुल्यांकी भार निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है? आयन का तुल्यांकी भार निकालना पड़ता है। ये बात को आप ध्यान में रखिएगा, मतलब E निकालना पड़ता है, E, ठीक है। ये जरूर अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, आयन का आपको तुल्यांकी भार निकालना पड़ता है, ठीक है। चलो, तो अब देखना कि यहाँ पे आपको तुल्यांकी भार निकालना, और तुल्यांकी भार का जो फॉर्मूला होता है मैं आपको एक बात बता देता हूँ। तुल्यांकी भार E बराबर आप फॉर्मूला लिखिएगा, जो मोलर द्रव्यमान होता है, मोलर द्रव्यमान और बट्टे यन होता है, जहाँ यन आपकी अम्ल की क्षारकता है। आप जानते ही होंगे कि कोई भी अम्ल जितना H प्लस आयन देता है वही उसकी क्षारकता होती है। जैसे H2SO4 है, ये 2 हाइड्रोजन देता है, तो इसके यन का मान 2 हो जाएगा, ठीक है। आपने लिखा NaOH, इसमें 1 OH आपको दिख रहा है, तो इसका यन का मान 1 हो जाएगा। मतलब कोई अम्ल है तो उसका H यन होगा, अर्थात अम्ल की क्षारकता, और क्षार की अम्लता, क्षार की अम्लता, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो ये जो OH है, OH यन बराबर 1, ठीक है। ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। और फिर अगर कोई आयन आपके पास आता है, आयन, जैसे ये आपको Ag प्लस आयन है, तो आयन का आवेश ही उसके यन के मान को बताता है। आयन का आवेश ही उसके यन के मान को बताता है। तो यहाँ पे हम लोग केवल आवेश ही लिख दें तो भी कोई गलती नहीं है। यहाँ पे हम केवल आवेश ही लिख दें तो कोई गलती नहीं है। ये बात को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो मैं आपको बता दूंगा कि मोलर द्रव्यमान आपको Ag प्लस का निकालना पड़ेगा, जिस आयन की आप बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे
कि 10 ग्राम सिल्वर आपको प्राप्त करना है ना, तो मतलब आप जिसके प्राप्त करने की बात कर रहे हैं उसी आयन को लेंगे ना। तो आप Ag+ को लेंगे, NO3 को तो लेंगे नहीं, याद रख लीजिएगा आप लोग इस बात को। मतलब आप लेंगे केवल Ag+ को। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, तो Ag+ को लेंगे तो तुल्यांकी भार भी किसका आप निकालना चाहेंगे, Ag+ का निकालना चाहेंगे ना। तो Ag+ का मोलार द्रव्यमान लिखिए, जो कि अभी पीछे आपको दिखाया 108 था, और बट्टे n का मान, उसके ऊपर का आवेश कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है, बट्टे 1 कर दीजिए, तो टोटल वैल्यू इसकी आने वाली है 1/108। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा कि इसका मोलर द्रव्यमान 108 था, इसलिए इसका जो तुल्यांकी भार था, तुल्यांकी भार मतलब E, तो E का वैल्यू जो आपका आएगा, E का वैल्यू आएगा 108, और बट्टे इसका आवेश कितना था 1, मतलब 108 ही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अभी यहीं पे कहीं पे अगर ये 2+ बनाया होता तो यहाँ पे बट्टे 2 कर देते, 3+ बनाता तो बट्टे 3 कर देते, याद रखिएगा आप लोग इस बात को। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम आयन का पूछता तो मैग्नीशियम आयन का नीचे 2 हो जाता। ठीक, याद रख लीजिएगा। चलिए, परंतु ऐसा कुछ है नहीं, इसीलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे W है, E है, I है, T है, फिर बट्टे 96,500 है। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिए। अब देखिए यहाँ पे जो W है आपका, W वो आपको पीछे दिया गया है, पीछे आपको कितने ग्राम दिया गया, W 10 ग्राम, I 1.24, T आपसे पूछ रहा है, और ये आपने 108 निकाला। तो मैं बता दूँ आपको, मैं इतनी वैल्यू रख देता हूँ, बाकी तो आप सॉल्व कर ही लेंगे ना अब। तो W रखिएगा 10 ग्राम, जो E है वो आपको देखिए मिला 108 ग्राम, और जो आपको I है वो मिला 1.24 एम्पियर, और यहाँ पे जो आपका T है वो निकालना है, और नीचे आपको रखना है 96,500 हो जाएगा। अब आप इसको पक्षांतर करिए और सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, आगे आपका काम है सॉल्व करना, क्योंकि इतना तो गणित, गुणा गणित आप लगा ही सकते हैं। जो रूल था मैंने आपको बताना था वो मैंने बता दिया। ये आप समझ लीजिएगा, जब भी आपको किसी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने का दिख जाएगा तो तुरंत ही आप समझ जाइएगा वहाँ पे फैराडे का प्रथम नियम लगने ही वाला है। और फैराडे का प्रथम नियम आप याद कर लीजिए, W बराबर EIT अपॉन 96,500। ठीक है, इस 96,500 को आप जानते हैं क्या बोलते हैं, इस 96,500 को बोलते हैं 1 फैराडे। मतलब फैराडे ने ही इस नियतांक को बताया था, इसलिए इसको 1 फैराडे बोला जाता है। ठीक है, ये बात अपने आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक, चलिए, तो अब हम चलते हैं ज़रा अगले सवाल की ओर। ये देखिए, ये भी सवाल आपका एकदम बढ़िया सवाल है। एथिलीन ग्लाइकॉल C2H6O2 है, इसके मोल प्रभाज की गणना आपको करनी है, और जली विलयन में, मतलब आपका विलयन जली है भैया, और C2H6 है। तो मतलब आंसर जब हम देखेंगे तो ऐसे आप लिखिएगा अपनी कॉपी में, जैसे आप पेपर में लिखेंगे वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, पेपर में आपको ऐसे ही लिखना है। C2H6O2 का जलीय विलयन है, जलीय विलयन है, इसलिए जो आपका विलेय है, विलेय, वो तो भैया आपका होगा C2H6O2 हो जाएगा। और जो आपका विलायक है, विलायक, जो आपका विलायक है वो कौन होगा बताइए ज़रा, जो आपका विलायक है वो होगा H2O। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो आगे बढ़े हम लोग, देखिएगा ज़रा आप। चलिए आगे देखा जाए, इतना आपने लिख लिया। अब आपको भैया बोल रहा है कि 20% द्रव्यमान है, तो चूंकि 20% द्रव्यमान है, अर्थात मैं एक बात बताऊं आपको, द्रव्यमान बोला मतलब वो द्रव्यमान प्रतिशत है, तो ये जो 20% दिया है वो है W/W। ठीक है, अब यहाँ पे ज़रा इसका मतलब समझिए, मैं आपको पिछली क्लासेज में समझा चुका हूँ, लेकिन जो आज नए देख रहे हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा बात बता दूँ कि ये W जो ऊपर होता है उसका मतलब है ग्राम, ये भी W जो है इसका मतलब है ग्राम, और आपको नीचे लेना है विलयन, नीचे लेना है विलयन, और ऊपर आपको लेना है विलेय। मतलब यहाँ पर ये जो 20% दिया गया भैया ना, 20% जो दिया गया है, इसका मतलब है आपका जो विलेय है, विलेय वो भी ग्राम में है, और जो विलयन है वो भी ग्राम में है। तो आप कहेंगे ठीक है, इतना तो मालूम चल गया, लेकिन है कितना। तो मैंने कहा जरा आप लिखिएगा, देखिए 20%, परसेंट का मतलब होता है बट्टे 100, और ये 20 ग्राम हो गया आपका, और ये भी नीचे 100 ग्राम हो गया। तो जो 100 ग्राम है वो विलयन हो गया, और जो 20 ग्राम है वो विलेय हो गया। ठीक है, ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो इसका मतलब विलयन की मात्रा बराबर 100 ग्राम, देखिएगा विलायन हो गया, विलयन समझ लीजिएगा इसको। विलयन की मात्रा
इसको मैं डब्ल्यू डैश कर देता हूँ। नहीं, अभी कुछ मत करिए, केवल इसको विलयन की मात्रा करिए। ठीक है, विलयन की मात्रा बराबर लिखिए 100 ग्राम। और जो आपका विलेय है, विलेय की मात्रा बराबर कितने ग्राम? 20 ग्राम। तो भैया आपको जब मोल प्रभाज निकालना होता है ना, तो मोल प्रभाज जो होता है विलेय और विलायक का निकलता है, विलयन का नहीं निकलता है। ठीक है ना, याद रखिएगा आप लोग। तो मैं आपको बता दूं कि आप जब यहाँ मोल प्रभाज निकालने जाएंगे तो आपको इस विलयन की मात्रा नहीं चाहिए होगी, आपको चाहिए होगी विलायक की मात्रा। ठीक है ना। तो विलायक कैसे मिलता है, एक बात बताइए कि आपका जो भी ये विलयन बनता है, विलयन विलयन आपको कैसे मिलता है? जब आप विलेय को विलायक में मिलाते हैं तभी तो मिलता है ना। मतलब विलेय प्लस विलायक जब मिलाते हैं तो आपको मिल जाता है क्या? विलयन। तो आपका विलयन देखिए यहाँ पे टोटल भैया 100 ग्राम है, और जो आपका विलेय है वो 20 ग्राम है। देखिए दोनों ग्राम में, इसलिए आराम से घटा सकते हैं, आपको मिल जाएगा विलायक। ठीक है, तो घटाएंगे तो 20, 100 में से 20 गया तो 80। तो जो आपका विलायक की मात्रा है, विलायक की मात्रा वो आपको मिल जाएगी, देखिएगा W बराबर कितने ग्राम? 80 ग्राम मिल जाएगी, हो जाएगा ना। अब आपको विलायक, विलायक कौन है भैया? विलायक हैं जल, और जो पीछे आपके विलेय थे, विलेय था वो तो आपका C2H6O2। तो जब भी आपको मोल प्रभाज निकालना होता है तो सबसे पहले आप दोनों का मोलों की संख्या निकालिएगा। क्या निकालिएगा? मोलों की संख्या। ठीक है, तो आप आ जाइए पहले C2H6O2 के लिए, C2H6O2 के लिए। ठीक है, जब आप इसके लिए आ जाएंगे तो आपको इसमें देखने को मिलेगा कि इसका ग्राम में मात्रा जो दिया गया है, ग्राम में जो मात्रा दी गई है वो क्या दी गई है? स्मॉल w दी गई है। कितने ग्राम? 20 ग्राम। आपने पीछे देख लिया, क्योंकि 100 में से 20 था ना, 20%। फिर इसका आप मोलर द्रव्यमान निकाल लीजिए, C2H6O2 का मोलर द्रव्यमान। तो ये कैसे निकलता है ज़रा मैं आपको एक बार बता देता हूँ, नहीं तो बहुत सारे लोग की शिकायत रहेगी कि आपने बताया नहीं था मुझे। ठीक है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए इसका जो मोलर द्रव्यमान है ये हम आप कैसे निकालेंगे, मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, देखिएगा, सुनिएगा ध्यान से। 2 कार्बन है तो 2 गुणे कार्बन का परमाणु भार लिख दीजिएगा। फिर प्लस लगा के 6 हाइड्रोजन है तो 6 गुणे हाइड्रोजन का परमाणु भार लिख दीजिएगा। और 2 ऑक्सीजन है तो 2 गुणे ऑक्सीजन का परमाणु भार लिख दीजिएगा। सारे को रख के जोड़ दीजिए। 2 गुणे कार्बन का परमाणु भार बताइए 12, 6 गुणे हाइड्रोजन का परमाणु भार बताइए 1, और 2 गुणे ऑक्सीजन का बताइए 16। तो बोलिए 24, बोलिए 6, बोलिए 32। तो 24, 36, 32, 62, कितना आ गया जी? 62 आ गया। टोटल आ गया आपका 62। तो ये जो यम है वो आपका आ गया 62। तुरंत ही आप इसका मोल निकाल लीजिए। मोल n बराबर है स्मॉल w अपॉन स्मॉल m। तो आपका आ गया 20/62, 10/ कितना आ गया? 31। तो 10/31 पे ही आप छोड़ सकते हैं स्मॉल n की वैल्यू। फिर भैया आ जाइए आप विलायक की बात कर लीजिए, विलायक की बात कर लीजिए। विलायक है आपका जल, तो जो इसकी ग्राम में मात्रा है उसको आप बताइए कितना होगा। आपने निकाला ना घटाकर, कितना? 20 जब आपका वो हो गया तो 80 ग्राम ये था। और जो H2O है इसका मोलर द्रव्यमान आप बताइए। अब बताइए, आप बता देंगे क्या होगा? तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा क्या होगा, अब आप बताइए तो बोलिए। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 2 1 कम 2, और ऑक्सीजन का 16, 16 2 कितना हो जाएगा? 18। तो इसका मोल तुरंत निकाल लीजिएगा। इसका मोल को कैपिटल N से प्रदर्शित करिएगा, और इसको W-M- में कर देता हूँ। तो आपका आ गया W- था आपका 80, W- था आपका 80, और बट्टे कितना? 18। तो आपको 2 से काट देना है 40 बार में, 2 से काट देना 9 बार में। मतलब कैपिटल N बराबर आपका आ गया 40/9। ठीक है, अब मैं सूत्र लिख देता हूँ, आप रख के हल कर लीजिएगा। विलेय, विलेय कौन है आपका? C2H6O2 का मोल प्रभाज। राइटिंग देखिए थोड़ी सी मेरी तंग है, आप लोग उस दिन कोऑपरेट कीजिए, फिर डिजिटल बोर्ड आ जाएगा तो उस पर आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा। ठीक है,
बाकी अपने मित्रों से आप शेयर करते रहिए, अपने परिवार को और बढ़ाते रहिए। हम लोग लगभग 1 के पार कर चुके हैं, तो इसको आगे बढ़ाते रहिए आप। चलिए, तो जब इसका मोल प्रभाज आप निकालने जाएंगे, यहाँ पे प्रभाज रहेगा, प्रभाज रहेगा, प्रभाज, ठीक है, स्मॉल एक्स की वैल्यू। तो देखिए, जिसका आप निकालेंगे उसके मोल को ऊपर रखेंगे, तो विलय का स्मॉल एन होता है, और नीचे आपको दोनों को जोड़ कर रखना है, ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप जब विलायक का निकालने जाइएगा तो उसका मोल ऊपर कर दीजिएगा, विलायक का निकालने जाइएगा तो उसका मोल को ऊपर कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे देखिए, मैं उसको कैपिटल एक्स अगर लेता हूँ, कैपिटल एक्स बराबर, तो इस कैपिटल एन को ऊपर करके, नीचे दोनों हमेशा रहेंगे, लेकिन आप जिसका निकालिएगा उसको ऊपर कर दीजिएगा, हो जाएगा। तो इसी फॉर्मूले में दोनों वैल्यूज रख दीजिए, आपको मिल जाएगा आंसर, ठीक है ना। ये बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए, अब जरा चलते हैं अगले सवाल की ओर। इसमें एक सवाल शायद और नीचे था ना कोई। कोलराउस का नियम क्या है और इसके द्वारा दुर्बल विद्युत अपघट्य के वियोजन की कोटि की गणना कैसे करते हैं। तो चलिए जरा हम लोग इसकी चर्चा कर लेते हैं कि भैया कोलराउस का नियम है क्या। तो जो कोलराउस का नियम है ना, वो अनंत तनुता पर आयनों के स्वतंत्र अभिगमन से संबंधित है। मतलब जैसे मान लीजिए कि आपने एक विलयन बनाया यहाँ पर, ठीक है, और इसमें प्लस है, माइनस है, फिर प्लस है और माइनस है, फिर प्लस है और माइनस है, ठीक है। तो ये लोग चलेंगे इधर उधर। अब जब चलेंगे तो एक बात बताइएगा आप, इसमें आपको विलायक भरा हुआ है, तो चलेंगे तो आपको विलायक में चलने में कुछ ना कुछ तो परेशानी होगी। और जब आप चलेंगे तो एक बात समझिएगा, ये वाला माइनस आपको अपनी ओर खींच रहा है, तो आप पूरे बल से अपने आगे जा नहीं पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि एक आपका मित्र है, वो दौड़ रहा है इधर की साइड में, और आप उसको पीछे से ऐसे रस्सी बांध के खींच रहे हैं, तो क्या वो पूरी स्पीड में आगे दौड़ पाएगा? नहीं दौड़ पाएगा, उसका कुछ ना कुछ वेग कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो वही कहानी इसमें है कि कोई भी प्लस अगर जा रहा है तो माइनस उसको खींच रहा है, इसका मतलब उसका वेग कम हो जा रहा है। परंतु एक ऐसा काम करिए कि आप इसको और पतला करते जाइए, मतलब इसमें और पानी मिलाते जाइए, तो क्या होगा, ये बर्तन बड़ा होगा, और बर्तन बड़ा होगा तो ये आयन अब दूर दूर हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए प्लस यहाँ हो गया, माइनस यहाँ हो गया, अब क्या इसके बीच आकर्षण ज़्यादा रहेगा? नहीं रहेगा। ऐसे आप बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, एक समय ऐसा आएगा कि ये आकर्षण बल लगभग जीरो हो जाएगा। एकदम जीरो नहीं कर सकते हैं, लगभग जीरो हो जाएगा। और जब लगभग जीरो हो जाएगा तो ये अपना फुल स्पीड में चलने लगेगा, याद रखिएगा, फुल स्पीड में। इसी को बोलते हैं आयनों का स्वतंत्र अभिगमन। आयनों का स्वतंत्र अभिगमन जो आपको मिलता है अनंत तनुता पर। तो आप कहेंगे अनंत भैया होता कहाँ है? तो मैं कहूँगा देखिए, अनंत कहीं नहीं होता है, जिसे आप जानते नहीं हो वही अनंत है। जैसे आप यहाँ बैठे हैं, अपने घर के बाहर नहीं जान रहे कुछ, वही आपका अनंत है, ठीक है ना, याद रख लीजिएगा। मतलब जिसे आप जानते नहीं हैं, हाँ, लेकिन कहेंगे आप बाहर निकल के जान गए तो ठीक है, जान गए तो अनंत नहीं रह गया वो, अब उसके आगे कहीं अनंत होगा। जिसे आप नहीं जानते हैं वो अनंत है, ठीक है, ये बात को याद रखिएगा। तो अनंत कहीं भी आ सकता है, 2 लीटर पे भी आ सकता है, 4 लीटर पे भी, 10 लीटर पे भी हो सकता है, 1000 लीटर पे अनंत है, लेकिन अनंत का मतलब जिसे आप नहीं जानते हैं, ठीक है। तो अनंत तनुता पर ये लोग स्वतंत्र गति करने लगेंगे, और इसी से संबंधित कोलराउस ने अपना नियम दिया हुआ था, जिसे आप लिखेंगे कोलराउस का नियम। मैं बोलता हूँ और आप लिख लीजिएगा, और जिनको समझना है वो केवल समझ लें, बाकी अगर नहीं लिखना है तो कोई बात है नहीं, ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो देखिए, कोलराउस ने ठीक है, अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर हो गया, विद्युत अपघट्यों की, विद्युत अपघट्यों के, विद्युत अपघट्यों के विलयन में, विद्युत अपघट्यों के विलयन में आयनों की चालकताओं को स्पष्ट करने के लिए एक नियम दिया। शुरू में आप इतना जरूर लिखिएगा, आपको पूरा नंबर मिलेगा, याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो क्या लिखेंगे आप, कोलराउस ने अनंत अनुता पर विद्युत अपघट्यों के विलयन में आयनों की चालकताओं को स्पष्ट करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए एक नियम दिया, एक नियम दिया, जो जो हो गया आयनों की, जो आयनों की अनंत तनुता पर
अनंत तनुता पर स्वतंत्र अभिगमन से संबंधित है। ध्यान दीजिएगा, आयनों की अनंत तनुता पर स्वतंत्र अभिगमन से संबंधित है। ये बात गांठ बांध लीजिएगा, ये आपसे पूछा गया सवाल है। कोलराउस का नियम किससे संबंधित है? तो आयनों की अनंत तनुता पर स्वतंत्र अभिगमन से संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है ना। तो आयनों की अनंत तनुता पर स्वतंत्र अभिगमन से संबंधित है। अब आगे लिखिएगा इस नियम के अनुसार। अब आगे लिखिएगा इस नियम के अनुसार, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में क्या लिखेंगे आप? बोलें, लिखिए। किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता या मोलर चालकता, तुल्यांकी चालकता या मोलर चालकता हो गया, उनके धनायनों तथा ऋणायनों की अनंत तनुता पर चालकताओं के योग के बराबर होती है। अनंत तनुता पर चालकताओं के योग के बराबर होती है, ठीक है ना। याद रख लीजिएगा, मतलब कोई विद्युत अपघट्य है, जैसे ये विद्युत अपघट्य है, इसमें दो प्रकार के आयन हैं। अब इसकी अनंत तनुता पर आप तुल्यांकी चालकता या मोलर चालकता निकालना चाहते हैं, तो इसके जो आयन हैं इनकी अनंत तनुता पर चालकता को जोड़ दीजिए, हो गया ना। इनकी मोलर चालकता आपको मिल जाएगी या तुल्यांकी चालकता आपको मिल जाएगी, ठीक है। ये बात को ध्यान में रखिएगा। जैसे देखिए, ए बी की अनंत तनुता पर मोलर चालकता इसको प्रदर्शित कैसे करेंगे? देखिए, इन्होंने बनाया कैपिटल लैम्डा, मतलब आप नॉर्मली लैम्डा ऐसे बनाते छोटा सा, लेकिन इसको थोड़ा सा ऊपर से जब इन्होंने लिया तो इसको बोला कैपिटल लैम्डा, ठीक है। और उसके नीचे लिखा आपका यम, और ऊपर लिख दिया इनफाइनाइट, कैपिटल लैम्डा यम इनफाइनाइट, अनंत तनुता पर मोलर चालकता। तो एक बार आपने जोड़ दिया ए प्लस की चालकता, किसको जोड़ दिया आपने? ए प्लस की चालकता, और प्लस आपने किसका जोड़ दिया इसमें? बी माइनस की चालकता। यही हो गया इनका उत्तर, ठीक है ना। ये बात को ध्यान में रखिएगा, यही भैया कोलराउस का नियम। तो आप बस परिभाषा लिख के और आप जैसे में इसको लिख के छोड़ सकते हैं, ठीक है। मैं कुछ उदाहरण आपको दिखा देता हूँ यौगिकों का। जैसे आपको अगर NaCl का निकालना है, किसका निकालना है? NaCl का। तो हम ऐसे लिखते हैं इसका, देखिए, लैम्डा m, यहाँ ब्रैकेट में लिखिएगा NaCl और ऊपर लिखिएगा इनफाइनाइट, ठीक है ना। उसके बाद बराबर एक बार आप Na प्लस का लिखिएगा, चूँकि NaCl जब टूटता है तो आपका Na प्लस बनाता है और Cl क्या बनाता है? माइनस बनाता है, ठीक है। और कई ठो Na प्लस बनाता है, एक ठो, और Cl कई ठो बनाता है? दो ठो है। दो का बनाता है जी? एक ही बनाता है। Cl भी एक ही बनाता है, ठीक है। तो आप लिखिएगा Na प्लस का और प्लस किसका? Cl माइनस का, ठीक। तो आपको यहाँ पे कैसे मिलेगा, इसको प्रदर्शित कैसे करेंगे? देखिए, स्मॉल लैम्डा बनाइएगा, ऊपर इनफाइनाइट बनाइएगा, नीचे लिखिएगा भैया Na प्लस और फिर प्लस लिख के लैम्डा लिखिएगा, नीचे Cl माइनस, ऊपर इनफाइनाइट। और एक चीज़ देख लीजिएगा, यहीं पे सोडियम का एक ठो दिख रहा है, एक ठो, तो सामने एक का गुणा करा दीजिएगा। क्लोरीन का एक ठो दिख रहा है एक का, तो सामने एक का गुणा करा दीजिएगा, हो जाएगा। ये बात को याद रखिएगा आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। 2 नंबर में आपसे इस पर सवाल पूछा जाता है। कहेंगे आप इतना तो हो गया, दूसरा कुछ बताइए। तो मैंने कहा जरा देखिए AlCl3 का आप देख लीजिए, AlCl3 का तो आयन ही तोड़ दीजिए इसका। एल्यूमिनियम 3 प्लस बनाता है, कई ठो रहता है? एक ठो। और आपका Cl माइनस बनाता है, कई ठो रहता है? 3 ठो। तो कहेंगे आप फार्मूला कैसे बनेगा? तो मैं कहूँगा देखिए, आप बनाइएगा पहले कैपिटल लैम्डा यम, और यहाँ लिखिएगा AlCl3 और ऊपर लिखिएगा इनफाइनाइट, ठीक है ना। ध्यान से देखते जाइएगा। और बराबर आप एक बार लैम्डा लिख के नीचे Al की 3 प्लस लिख दीजिए, ऊपर इनफाइनाइट लिख दीजिए और सामने 1 लिख दीजिए।
ये मोलर चालकता की मैं बात कर रहा हूँ, तुल्यांकी चालकता की नहीं। अभी तुल्यांकी चालकता के बारे में ही बता रहा हूँ मैं। मोलर चालकता है ये अनंत तनुता पर, किस पर, अनंत तनुता पर, अनंत लग गया ना ऊपर। तो उसके बाद देखिए प्लस आप कहेंगे Cl का कैसे लिखें तब, तो देखिए लैम्डा लिखिए Cl माइनस, ऊपर लिखिए इनफाइनाइट और यहाँ सामने 3 कर दीजिए, बस ये हो जाएगा। ठीक, अगर इसी का आपको तुल्यांकी चालकता निकालना होता तो, अगर AlCl3 का ही तुल्यांकी चालकता निकालना होता तब, तो फिर देखिए Al 3 प्लस है और यहाँ पे आपका 1 है। फिर उसके बाद जब आप बात करेंगे Cl माइनस है और कई ठो है, 3 ठो है। ठीक, तो अब आप लैम्डा EQ निकालिएगा, EQ बोलेंगे इसको, और ऊपर इनफाइनाइट, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दीजिएगा AlCl3। अब क्या होगा यहाँ पे, कैसे करेंगे देखिए, लैम्डा Al3 प्लस और इनफाइनाइट, और इसको 1/1 कर दीजिएगा, मतलब ये जो है ना इसको नीचे कर दीजिएगा बट्टे में। ऐसे ही देखिए इधर लैम्डा Cl माइनस इनफाइनाइट, और यहाँ पे 1/, कितना कर देंगे 3। मतलब जब भी आपसे तुल्यांकी पूछेगा तो एक बात समझिए, खोपड़ी घुसाइए अपने, तुल्यांकी पूछेगा तो उसी बात को बट्टे में लिख दीजिएगा, और अगर मोलर पूछेगा तो उसी चीज़ को सीधा आप उसके सामने लिख दीजिएगा, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, हो जाएगा। तो ये हो गया आपका कोलराउस का नियम ख़त्म। उसके बाद आपसे उसी में सवाल पूछा हुआ है कि इससे कोलराउस के नियम के आधार पर हम, क्या पूछ रहे हैं जी, वियोजन कोटि की गणना करना चाहते हैं। किसकी गणना करना चाहते हैं जी, वियोजन कोटि की। यहाँ पे आप देखिएगा ये वाला हिस्सा, वियोजन कोटि की गणना करना चाहते हैं हम लोग। तो वियोजन कोटि की गणना कोलराउस के नियम से कैसे की जाती है, तो देखिए लिखिएगा, कोलराउस के नियम से दुर्बल विद्युत अपघट्य की वियोजन कोटि की गणना निम्न सूत्र से करते हैं। वियोजन कोटि की गणना निम्न सूत्र से करते हैं, निम्न सूत्र से करते हैं। तो लिख लीजिएगा, वियोजन की मात्रा अल्फा बराबर कैपिटल लैम्डा यम दी गई सांद्रता पर, इसको कर देंगे। अब जिस सांद्रता पे आपको वियोजन की मात्रा निकालनी है 2 लीटर पे 4 लीटर पे, तो 2 लीटर 4 लीटर पे आप निकाल लीजिएगा लैम्डा यम, और नीचे आप अनंत तनुता पर कर दीजिएगा, मतलब लैम्डा यम इनफाइनाइट, और किस तनुता पर, आपको अनंत तनुता पर। आप इसी का भाग दे दीजिएगा, आपको वियोजन की मात्रा पता लग जाएगी। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। और जो आपका कैपिटल लैम्डा यम है, इसका सूत्र आप जानते ही होंगे, कैपिटल लैम्डा यम का कप्पा गुणा 1000/यम, इसी सूत्र से आपको निकालते हैं। और निकालने के बाद आपको अनंत तनुता पर सवाल में दिया गया होगा, आप भाग दे देंगे तो अल्फा मिल जाएगा, इसी सूत्र से आप निकाल लेंगे। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो आप इसी सूत्र को लिख के छोड़ देंगे आप अपने पेपर में, आगे कुछ नहीं करना है आपको। उसके बाद आप इसी से अगर पूछ ले कि भैया यहीं पे आपको वियोजन स्थिरांक निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो वियोजन स्थिरांक के बराबर, अगर उसी में पूछ रहा है तो वियोजन स्थिरांक के बराबर भी सूत्र आप लिख सकते हैं, C⁴/1 माइनस अल्फ़ा। ये सूत्र लिखिएगा, जहाँ आपका अल्फ़ा तो वियोजन की मात्रा पीछे ही थी, और जो C है वो मोलरता है, जो C है वो मोलरता है। ठीक है ना, याद रख लीजिएगा। तो ये हो गया आपका कोलराउस का नियम भी समाप्त। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये सवाल एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया होगा तो हम लोग आज की क्लास यहीं पे समाप्त करना चाहते हैं, क्योंकि तबीयत थोड़ी सी हमारी आज ठीक नहीं लग रही है, क्योंकि अभी मैं इलाहाबाद से आया हूँ थोड़ी देर पहले। फिर मैंने सोचा आज की क्लास आपकी मिस ना जाने पाए, मैं कुछ देर क्लास ले लेता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, गुड बाय। पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, हंसते रहिए और हंसाते रहिए। धन्यवाद। मैं कुछ सवाल और लेके आया था, जैसे यहाँ पे आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं पीछे, मैंने सोचा था उनको भी करा दूंगा, परंतु हिम्मत नहीं कर रही है, इसीलिए आज हम लोग इसको नहीं करने वाले हैं। ये सब सवाल मैं आपको कल बताऊंगा। वैसे जो नीचे वाला सवाल है ये आपने कर ही लिया होगा, ऊपर वाला सवाल 2019 में मैंने आपको करवाया था, कल मैं एक बार आपको फिर से करवा दूंगा, और यहाँ पे आपके कुछ अंतर हैं, इंपॉर्टेंट अंतर, कल मैं आपको बताऊंगा इसको। ठीक है, धन्यवाद।